ऐसी काफ़ी आपने कहानियाँ सुनी होंगी या क्राइम शो या मूवी देखी होंगी जिनमें कातिल या क्रिमिनल बहुत प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग करने के बाद ही कत्ल को या डकैती को या जो भी उसने क्राइम करना है उसको अंजाम देता है। लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें किसी तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं है, ना ही कोई ऐसा इरादा है। अचानक से वो एक मर्डर करता है और अचानक ही सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी वो पुलिस के हाथ नहीं आता और पुलिस उसको दिल्ली के मोस्ट वांटेड टॉप 10 में उसको डालती है। 2 लाख का उस पर इनाम रखती है। जगह-जगह की खाक छानती है, कई शहरों में जाती है, बैंगलोर जाती है, मुंबई जाती है और करीब 1 डेढ़ महीना गोवा में रहती है, उस हत्यारे को पकड़ने के लिए। और करीब 15 से 20 मोबाइल फ़ोन वो हत्यारा बदलता है और जब भी पुलिस पहुँचती, उससे पहले वो वहाँ से निकल चुका होता। उसके बाद उसको पुलिस पूरी ताकत लगा देती है और पूरा अपना सिस्टम लगा देती है। लेकिन अचानक किए हुए उस मर्डर को बिना किसी प्लानिंग के, फिर भी वो हत्यारा पुलिस के हाथ नहीं आता। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है दिल्ली से। दिल्ली में एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जिसके 2 गेट हैं। 2 गेट इसके इसलिए हैं क्योंकि उस पे करीब 16 प्लेटफ़ॉर्म है। एक गेट है पहाड़गंज की तरफ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उसको बोला जाता है, और दूसरा गेट है अजमेरी गेट। अब अजमेरी गेट की तरफ करीब सुबह 7 बजे एक काला बैग है जिसके आस-पास खून जमा हुआ है। लोग बाग उसको देखते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है और मीडिया कर्मी वहाँ जाते हैं और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाती है और उसको खोला जाता है। और जैसे ही वो बैग खुलता है, क्योंकि बैग खुलने से पहले ही इस बात का पूरा शक था कि इसके अंदर कोई न कोई लाश है, और ये बात बिल्कुल सच निकलती है। उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। लड़की की जेबों की तलाशी ली जाती है, किसी भी तरह की कोई ऐसी आईडी वगैरह जो उसकी पहचान हो सके, पुलिस को नहीं मिलती। एक उसके कमर पर मोर के पंख का एक टैटू उसके ऊपर बना हुआ था। अब पुलिस खैर उसकी फ़ोटो लेती है और सारे अखबारों में और कई सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, सब न्यूज़ चैनल पर कई-कई दिन उसके शो चलते हैं और उसके फ़ोटो दिखाया जाता है, उसकी पहचानने के लिए, जो उसका परिवार उसको देखे और नई दिल्ली पुलिस के पास आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 11 फरवरी 2011 को ये लाश पुलिस को सूटकेस के अंदर अजमेर गेट रेलवे स्टेशन से मिली थी और धीरे-धीरे 13 दिन गुज़र जाते हैं। 13 दिन तक कोई भी वहाँ पर नहीं आता। अब पुलिस को लगता है कि चलो, अगर कोई नहीं आ रहा तो हमें इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, और हम इसकी जो भी डीएनए है वो सब सेव करते हैं और इसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन इससे पहले वो उसका अंतिम संस्कार करते, उनको लगता है कि क्यों ना कातिल को ढूँढा जाए पहले। जो शुरुआती जाँच करते हैं, वो इसी चीज़ से करते हैं जहाँ पर वो बैग रखा हुआ था, कि वो जगह किसी सीसीटीवी कैमरे की जद में आ रही हो और जो भी व्यक्ति उस बैग को वहाँ पर छोड़ के गया है, उसका चेहरा इसमें दिख जाए। लेकिन पुलिस को देखकर ये बड़ी मायूसी होती है कि जहाँ पर ये बैग रखा था, वहाँ पर कोई भी ऐसा सीसीटीवी कैमरा उस एरिया को कवर नहीं कर रहा था, जिससे पता चले कि वो बैग वहाँ पर रखा किसने था। इससे 2 ही बातें पता चलती थी। या तो ऐसा था कि जिसने भी वो बैग रखा था, वो रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज से पूरी तरह जानता था कि कौन-सा कैमरा कहाँ लगा है, और उसने जहाँ पर देखा कैमरे की हद नहीं है, वो उसकी जद में नहीं आ रहा है, वो उसको वहाँ पर रखकर चला गया। या फिर उसको ये था कि उसको कोई ऐसा पता ही ना हो और वो आया और उसको रख के चला गया। खैर पुलिस को ऐसा लगता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सुबह में जो भी ट्रेनें वहाँ पर आई हैं, अब ये पूरे देश से यहाँ पे ट्रेनें आती हैं, 16 के 16 जो प्लेटफ़ॉर्म थे, करीब 100 कैमरे खंगाले जाते हैं कि उस बैग को लेकर कोई भी मुसाफिर किसी भी ट्रेन से अगर आया हो, तो उसका चेहरा शायद हमें दिख जाए। लेकिन करीब 100 कैमरे खंगालने के बाद भी कोई भी व्यक्ति ऐसा बैग लिए हुए पुलिस को नज़र नहीं आता। इससे पुलिस को ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि कोई भी बाहर से यहाँ नहीं आया है और कातिल दिल्ली के अंदर का ही है। और जो हम ये सोच रहे थे कि वो ट्रेन से बाहर किसी शहर से यहाँ पर आया होगा, ऐसा ना होकर ऐसा हो सकता है कि वो दिल्ली से ट्रेन से कहीं पर जाना चाह रहा हो और बीच में वो डर गया हो और इसी डर की वजह से वो सूटकेस को वहीं पर छोड़कर चला गया। खैर अब पुलिस इसकी जाँच और आगे बढ़ाती है और सारे अखबारों में, टीवी पर उस टैटू को दिखाया जाता है। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई बिगड़ा हुआ नहीं था, उसको दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी परिवार वहाँ पर नहीं पहुँचता। अब ये 11 फरवरी 2011 को ये लाश मिली थी, 13 दिन गुज़र जाते हैं और उसके बाद 24 फरवरी 2011 को एक व्यक्ति जिनका नाम था करतार सिंह, वहाँ पर एक अखबार लेकर पहुँचते हैं और उस अखबार में जो पुलिस ने इस लड़की की जो लाश का फ़ोटो था, वो डाला हुआ था।
उसको वो पुलिस को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस लड़की की लाश देखनी है और शायद ये हमारी बेटी है। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगता है। पुलिस उसको बताती है कि रोज़ ये टीवी पर खबर चल रही है, रोज़ अखबारों में छप रहा है और करीब 13 दिन हो चुके हैं। 11 फरवरी को ये हमें लाश मिली थी और 24 फरवरी को अब तुम हमारे पास आ रहे हो। इससे पहले तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें अपनी औलाद की, अपनी बेटी की बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी? तो करतार सिंह बताते हैं कि इसके 2-3 कारण थे। पहला तो कारण ये था कि मेरी बेटी सिंगापुर में रहती है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई चेहरा मिलता-जुलता हो और मेरी बेटी का यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा कारण ये था कि वो हमें बताकर गई थी और हम उसकी तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र थे। दिल्ली में रहने का उसका कोई ऐसा मतलब ही नहीं था, दिल्ली में उसकी लाश का मिलने का। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर तुम अब क्यों यहाँ पर आए हो? तो बताते हैं कि उसको वापस आ जाना था, लेकिन वो नहीं आई है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो रहा है और ये चेहरा काफ़ी मिलता-जुलता है। तो हमें लगा कि अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए भी जाएँगे, तो वो भी यही कहेंगे कि पहले आप वहाँ पर पता करो। तो हम चाहते हैं कि ये लाश आप हमें दिखाएँ। अब क्योंकि पुलिस ने अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं करा था, पुलिस करतार सिंह को वहाँ पर लेकर जाती है और करतार सिंह उस टैटू को और उसका क्योंकि चेहरा बिल्कुल साफ था, उसको देखकर वो पहचान लेते हैं और वो ये कन्फर्म करते हैं कि ये उनकी बेटी की ही लाश है और ये देखकर वो फूट-फूट कर रोने लगते हैं। अब खैर पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है और वो करतार सिंह से पता करती है सिंगापुर का क्या चक्कर है। आप कह रहे हो कि वो सिंगापुर में है और ये यहीं पर थी। तो बताते हैं कि उसकी जॉब सिंगापुर लगी थी और मेरी बेटी सिंगापुर गई थी और पीछे काफ़ी दिन से वो सिंगापुर में ही थी। पुलिस खैर उसका पासपोर्ट वगैरह चेक करती है, अब क्योंकि पूरा एड्रेस मिल चुका था उसका। उससे पता लगता है कि वो कभी सिंगापुर गई ही नहीं और वो भारत में ही थी। अब इस चीज़ की जाँच करी जाती है, तो करतार सिंह बताते हैं कि वो हमसे वीडियो कॉल करती थी और हमें यही बताती थी कि वो सिंगापुर में है और एक अच्छी खासी उसकी जॉब लग गई है और इससे ज़्यादा हमें उसका कुछ नहीं पता और हम तो इसीलिए बिल्कुल बेफ़िक्र थे। उसके बाद उस लड़की का नाम पता लगता है, उसका नाम था नीतू सोलंकी और उस वक़्त 2011 में इसको टैटू गर्ल के नाम से भी ये जो केस था बहुत उभरा था और इस केस की काफ़ी चर्चाएँ रही थी। पूरा दिन इसके टीवी शो। तो इसको टैटू गर्ल के नाम से जब तक इसका नाम पता नहीं चला था तो टैटू गर्ल के नाम से ही इसको जाना जा रहा था। ख़ैर अब इसका नाम पता चल गया था नीतू सोलंकी और उसके उसके बाद पुलिस ऑफ़िसर करतार सिंह से जो नीतू सोलंकी के पिता थे, उनसे उसका मोबाइल नंबर लेते हैं और उसके मोबाइल की पूरी डिटेल निकाली जाती है, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, जिससे पता लगता है कि कोई राजू गहलोत नाम का व्यक्ति है, जिससे उसकी सबसे ज़्यादा बात होती थी। उसके बाद राजू गहलोत की सीडीआर निकलवाई जाती है। तो जो भी ट्रेवल्स थे, जो भी ये साथ-साथ हमेशा थे, शायद ये लिविंग में थे और काफ़ी दिन ये दोनों मोबाइल बेंगलुरु में एक्टिव थे, उसके बाद गोवा में एक्टिव थे। ये सारी चीज़ें पुलिस जब निकालती तो पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती कि इन दोनों का अफ़ेयर था। वो ये सारी बातें करतार सिंह को बताते हैं और अब राजू के जो कॉल हिस्ट्री पुलिस ने निकाली थी, उस पर वो फ़ोन करना शुरू करती है और जो उस पर एड्रेस था, उस एड्रेस पर जाती है। तो बिल्कुल सही एड्रेस था और राजू गहलोत के घर पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर जाकर बताती है कि जो राजू गहलोत है आपका लड़का और जो उसकी जिसका उसके साथ अफ़ेयर चल रहा था, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी हत्या हो गई है और राजू गहलोत कहाँ पर है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो घरवाले बताते हैं कि वो हमें भी पता नहीं कहाँ है, करीब 7-8 महीने से हमारी भी उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई है और पुलिस फिर यही पूछती है फिर तुम ये बताओ कि वो कहाँ जा सकता है, कहाँ छुप सकता है? खैर वहाँ पर पुलिस को पूछताछ करने के बाद एक ही बात पता चलती है, वो ये थी कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम है नवीन और वो उसका हमराज है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नवीन ही आपको वहाँ पर दे सकता है। खैर पुलिस नवीन के पास जाती है, उसके बाद उससे पूछताछ करती है। पहले नवीन इधर-उधर की बात करता है और उसके बाद फिर वो बताता है कि मुझे पता था कि जो राजू गहलोत है और जो नीतू सोलंकी है, ये दोनों एक साथ रहते थे, दोनों लिविंग में थे और दोनों को आपस में प्यार था और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन इनका जो गोत्र है वो एक ही था और हमारे उत्तर प्रदेश में और ऐसी काफ़ी जगह है हमारे भारत देश में कि एक गोत्र वाले को वो भाई-बहन मानकर चलते हैं। अब इस बात का नीतू सोलंकी को बिल्कुल साफ-साफ पता था कि जैसे ही वो घरवालों को ये बताएगी कि उसका गोत्र एक ही है, तो उसके घरवाले उसकी शादी राजू गहलोत से नहीं करेंगे और ये बात राजू गहलोत को भी बहुत अच्छी तरह से पता थी। अब दोनों खैर दोनों आपस में प्यार करते थे, तो वो फैसला करते हैं शादी करने का और अपने घरवालों से अलग और उसके बाद वो जाते हैं बैंगलोर, करीब 6 महीने बैंगलोर रहते हैं, उसके बाद कुछ दिन गोवा रहते हैं। अब क्योंकि दोनों पढ़े-लिखे थे, अच्छी खासी नौकरी थी। जो ये राजू गहलोत था ये एयर इंडिया में जॉब कर रहा था और नीतू सोलंकी भी जॉब कर रही थी, अच्छी खासी दोनों पर सेविंग थी और
दोनों आराम से घूमते फिरते हैं। अब कुछ ही दिनों में इनके पैसे खत्म होने लगते हैं। अब 6 महीने ये बेंगलुरु में रहे, फिर गोवा में रहे, उसके बाद मुंबई गए, और जब इनके पैसे बिल्कुल खत्म होने लगते हैं तो ये दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ही एक जगह है आश्रम, वहाँ पर ये किराए का कमरा ले लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। अब क्योंकि दोनों की सेविंग धीरे-धीरे खत्म हो रही थी, और नीतू सोलंकी को इस बात का अच्छे तरीके से पता था कि राजू गहलोत काफ़ी अमीर परिवार से है और इसके नाम काफ़ी सारी प्रॉपर्टी आ सकती है। अब वो बार-बार राजू गहलोत से इस बात पर दबाव बनाती है कि तुम अपने पिता से कुछ पैसे लो, और जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, उसको जो जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारे हिस्से की है, उस प्रॉपर्टी को तुम अपने नाम कराओ, या तो हम उसको बेचेंगे या हम उसको किराए पे उठाएँगे और ज़िंदगी हम आराम से काटेंगे। लेकिन यहाँ पर राजू गहलोत इस बात से बिल्कुल साफ मना कर देता है कि वो अपने पिता से प्रॉपर्टी नहीं माँग सकता। और यहाँ पर क्योंकि दोनों को खर्चे में दिक्कत आ रही थी, सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी, और वो नीतू के साथ दोनों की फिर अनबन और झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और इसी बीच 10 फरवरी 2011 को नीतू सोलंकी राजू गहलोत की बहन को फ़ोन कर देती है, और उसको फिर बड़ी सख्ती के साथ वो बात करती है और कहती है कि तुम अपने पिता से जो भी राजू गहलोत का हिस्सा है, वो हिस्सा दिलाओ, क्योंकि हमें अपना जीवन यापन करने में दिक्कत आ रही है, और हम अपनी प्रॉपर्टी या तो रेंट पे उठाएँगे या बेचेंगे। अब ये बात बिल्कुल भी राजू गहलोत को पसंद नहीं आती कि उसकी बहन के साथ उसने बहुत सख्ती के साथ बात की, और जब वो फ़ोन पर पूरी बात कर लेती है तो दोनों में फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राजू चाकू उठाता है और नीतू सोलंकी के गर्दन पर वार कर देता है, और जिससे उसकी गर्दन का जो पाइप है वो कट जाता है, नसें कट जाती हैं, और खून की फुहार छूटने लगती है, और खून बहना शुरू, और कुछ ही देर बाद नीतू सोलंकी की बड़ी तड़फ-तड़फ कर मौत हो जाती है। अब राजू गहलोत ने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी थी, बस उसको गुस्सा आया और उसने उस पर वार कर दिया। अब उसको लगता है कि अब ये मुझसे, मेरे हाथ से ऐसा क्या हो गया और अब मैं अब इसका क्या करूँ? अब क्योंकि दोनों काफ़ी घूमे फिरे थे, तो घर के अंदर काफ़ी सारे सूटकेस और ऐसे बैग थे। तो एक बैग था ब्लैक कलर का, करीब 2.5 फुट का। अब वो नीतू सोलंकी को बिल्कुल फ़ोल्ड करता है, उसके हाथ और उसके घुटने एक तरीके से उसको फ़ोल्ड करता है और उसको बाँध देता है, और बाँधने के बाद फिर उसको काले बैग में रखता है और उसकी जिप लगाता है, और उसको अब उसकी पूरी प्लानिंग ये थी कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएगा और वहाँ पर जाकर ट्रेन में बैठेगा, और कहीं पर भी कोई ऐसा उसको मौका मिलेगा तो वो बैग को ट्रेन से नीचे फेंक देगा कहीं जंगल में, या फिर वो बैग को ट्रेन के अंदर ही छोड़कर नीचे उतर जाएगा। और वो यही सोचकर पूरी रात का इंतज़ार करता रहता है सुबह होने का, और जैसे ही सुबह 6 बजते हैं वो एक ऑटो करता है। सबसे पहले वो अपने इस दोस्त नवीन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझसे हत्या हो गई है और अब लाश को ठिकाने लगाना है, और तुम अपनी गाड़ी लेकर मेरे पास आ जाओ। अब नवीन ये बात सुनकर घबरा जाता है कि मैं भी एक तरीके से हत्या में शामिल हो जाऊँगा और मेरी गाड़ी भी शामिल हो जाएगी, और वो आने में उसको बहानेबाज़ी करता है और वो उसको मना कर देता है। अब ये देखकर फिर राजू को थोड़ा अजीब लगता है, और वो फिर ये फैसला करता है कि ऑटो करके और मैं रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा, और वो रेलवे स्टेशन जाता है, और वहाँ पर जाकर वो उसको थोड़ा झटका जब लगता है कि वहाँ पर स्कैनर लगे हुए थे, और जो भी बैग वगैरह जा रहे थे सब स्कैन हो रहे थे। तो उसको लगता है कि जैसे ही मैं अपना बैग स्कैन मशीन पर रखूँगा, तो अंदर लाश दिखाई देगी और मैं यहीं पर पकड़ा जाऊँगा, और वो इस चीज़ को देखकर डर जाता है, और वो बैग को लेकर अब कोई सुनसान जगह देखने लगता है, और उसको वो स्पॉट दिखाई देता है, और पहले वो उस बैग को वहाँ पर रखता है और फिर मोबाइल पर बात करनी शुरू करता है, और धीरे-धीरे वहाँ से वो खिसक जाता है। 3 दिन वो नवीन के पास रहता है, और नवीन के पास से जब वो देखता है कि बहुत सारे ऐसे टीवी शो आ रहे हैं, जिनमें बार-बार उसकी फ़ोटो दिखाई जा रही है, और उसको लगता है कि पुलिस उसको पहचान लेगी और उसके बाद मुझे पकड़ लेगी, तो वो नवीन के घर से फिर चला जाता है बैंगलोर, और पुलिस को वहाँ की उसकी मोबाइल लोकेशन पता लगती है, तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। तो जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है, वहाँ से जा चुका होता है, तो पुलिस को पता लगता है गोवा में है। तो पुलिस करीब 1 डेढ़ महीने तक गोवा में खाक छानती है। उसके बाद पता चलता है मुंबई में है। तो जो पुलिस की गर्मजोशी थी धीरे-धीरे ठंडी होने लगती है। करीब 15 से 20 मोबाइल फ़ोन वो चेंज करता है, और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती थी, वो वहाँ से गायब हो जाता था, और धीरे-धीरे जो केस है, ठंडे बस्ते में जाना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस एक कोशिश और करती है कि उस पर 2 लाख का इनाम घोषित कर देती है कि जो भी कोई पता राजू का हमें पता बताएगा, उस पर 2 लाख हम नगद इनाम उसको दिया जाएगा।
और दूसरा जो दिल्ली के मोस्ट वांटेड थे उसमें इसका नाम दर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि हत्या थी और केस भी काफ़ी उछला था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस को किसी भी तरह की कोई सफलता हासिल नहीं होती। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता चला जाता है और करीब 8 साल हो जाते हैं और केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। 8 साल बाद गुरुग्राम से अचानक एक दिन राजू के परिवार के पास एक फ़ोन आता है, जिसमें सामने वाला बताता है कि वो राजू बोल रहा है और वो उनसे मिलना चाहता है और वो इस वक़्त गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। अब घरवाले एक तरफ तो खुश थे कि राजू का पता चल चुका है और दूसरी तरफ ये बात सुनकर वो बड़े उदास होते हैं कि वो अस्पताल के अंदर भर्ती है। खैर, अब घरवाले सारे गुरुग्राम में पारस अस्पताल पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि राजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके किडनी और लीवर बिल्कुल जवाब दे चुके हैं। अब वो डॉक्टर से पता करते हैं और वो बताते हैं कि हमने भी इसको जवाब दे दिया है, अब इसके बचने की कोई ऐसी उम्मीद है नहीं, क्योंकि किडनी और लीवर इसके दोनों ख़त्म हो चुके हैं। और जब हमने इससे आखिरी इच्छा पूछी थी, तो इसने बताया था कि मैं अपनी माता से बात करना चाहता हूँ और उसके बाद हमने इसकी बात आप लोगों से करा दी। अब वो राजू से बातचीत करते हैं और जब वो देखते हैं कि अब ये तो बचेगा है ही नहीं, तो वो फिर क्राइम ब्रांच को फ़ोन करते हैं दिल्ली की और उसको बताते हैं कि राजू यहाँ पर पारस हॉस्पिटल में है। तो जो इसके ऑफ़िसर थे जिनके हाथ में ये केस था, वो फ़ौरन अस्पताल पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जब तक वो पुलिस पहुँचती है तो उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस इसका पता लगाती है कि था कहाँ, कैसे था? अब क्योंकि जिस अस्पताल के अंदर ये राजू गहलोत अपना इलाज करा रहा था, तो पता चलता है कि कोई ऐसी कंपनी है, जहाँ पर ये जॉब कर रहा था और वहीं पर इसका ये जो उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, उनका इंश्योरेंस है और उस इंश्योरेंस की ही वजह से इसका यहाँ पर इलाज हो रहा था। खैर, पुलिस उस कंपनी में पहुँचती है। वहाँ पर जाकर पता लगता है कि इसका नाम राजू गहलोत नहीं है, इसका नाम तो रोहन दहिया है। अब पुलिस कागज़ देखती है तो कंपनी उसके जो आधार कार्ड, पैन दिखाती है, जिसमें सबका उसका नाम बदला हुआ था। आधार कार्ड भी ओरिजिनल था, पैन कार्ड ओरिजिनल था और जो उसने 10वीं और 12वीं के सर्टिफ़िकेट थे, उसने कहीं से डुप्लीकेट बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें उसकी डुप्लीकेट ही थी, क्योंकि जो उसका असली नाम था राजू गहलोत था। अब उसने राजू गहलोत के नाम के सारी आईडी फेंक कर दूसरी आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं का सर्टिफ़िकेट, 12वीं का सर्टिफ़िकेट और एक वो अच्छे खासे सुपरवाइज़र की पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। वो दिल्ली से 8-10 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में 8 साल से आराम के साथ जॉब कर रहा था और उसका हुलिया चेंज था, कुछ दाढ़ी वगैरह उसने बढ़ा ली थी, नाम बदला हुआ था, कागज़ उसके दूसरे थे, घर वालों से उसने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया और इसीलिए पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। और जब पुलिस उसके सामने थी, तब भी पुलिस को उसने खुद ही सूचना दी थी। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि एक अचानक आए गुस्से में जिसका वो कंट्रोल नहीं कर सका, उसकी वजह से 8 साल तक उसको पूरे समाज से, अपने परिवार से, उसके परिवार था, ख़ानदान था, वो सब उससे एक झटके में, एक गुस्से की वजह से सब छिन जाता है और 8 साल तक वो किसी से नहीं मिल पाता और एक गुमनामी की ज़िंदगी, एक बहरूपिये की ज़िंदगी वो गुज़ारता रहता है। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसको सज़ा कानून नहीं दे पाया, लेकिन कुदरत ने उसको सज़ा दे दी, क्योंकि उससे पहले ही वो दर्द से तड़प रहा होगा और जो किडनी, लीवर एकदम तो ख़राब होते नहीं हैं। उससे पहले भी काफ़ी उसका इलाज होगा, काफ़ी दिन से वो बीमार होगा और कोई उसका तीमारदार नहीं होगा और उसको ये चीज़ कहीं कहीं न कहीं खाए जा रही होगी कि उसका पूरा एक भरा पूरा परिवार है, जिसके पास वो ना जा सकता है, ना बात कर सकता है, क्योंकि उसको उस बात का खतरा रहता है कि कहीं पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस पे ना लगा रखे हों। अब जब उसको लगता है कि अब तो वो मरने ही वाला है और इस दुनिया से जाने ही वाला है, तो अब अगर पुलिस आएगी भी, तो ना ही तो वो उसको हथकड़ी लगा सकती है और ना ही वो उसको कोर्ट के अंदर ले जा सकती है और ना ही वो उसको जेल में डाल सकती है, क्योंकि अब उसकी कहानी ही पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।